गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। पाठ का नाम है विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास। इस पाठ में अपन विश्व मानव अधिवास में अपन पढ़ रहे थे धारावी कच्ची बस्ती। धारावी कच्ची बस्ती। क्या आपसे धारावी कच्ची बस्ती के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। धारावी कच्ची बस्ती को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि धारावी बस्ती कहाँ स्थित है। तो बताएंगे मुंबई की धारावी बस्ती एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम कच्ची बस्ती है। इससे संबंधित आपसे बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न धारावी बस्ती की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि धारावी बस्ती की स्थापना कब हुई। इसकी अविस्तृतीय विस्तार, धारावी बस्ती की अविस्तृतीय विस्तार के बारे में बताइए। इसकी जनसंख्या के बारे में बताइए, परिवहन के बारे में, और भवन या आवास, धारावी कच्ची बस्ती के भवन या आवास कैसे हैं, यहाँ की आधारभूत सुविधाएं कैसी है, और व्यवसाय एवं रोजगार, यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं और किस प्रकार का रोजगार करते हैं। इसके बाद में मैंने आप लोगों को एक प्रश्न बताया था कि धारावी गंदी बस्ती ने किन उपयोगी कार्य में, धारावी गंदी बस्ती ने किन उपयोगी कार्यों में विश्व में ख्याति प्राप्त कर रखी है, विश्व में अपना नाम कमा रखा है। तो ये वाला प्रश्न मैं आपको बता रहा था जब आपसे प्रश्न कहने को एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती है, लेकिन फिर भी इस बस्ती ने पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रखा है। पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रखा है। इसके पीछे क्या कारण है जब आपसे पूछे कि धारावी गंदी बस्ती ने किन उपयोगी कार्यों में विश्व में ख्याति प्राप्त कर रखी है, विश्व में ख्याति प्राप्त कर रखी है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि धारावी गंदी बस्ती में मिट्टी के बर्तन, कशीदाकारी का काम, जरी का काम, चमड़े को शुद्ध करने का काम, धातु का कार्य, सुंदर आभूषण, फर्नीचर, नए फैशन डिजाइन के कपड़े, नए फैशन डिजाइन के कपड़े सिलने का कार्य आदि कार्यों में बस्ती ने ख्याति प्राप्त कर रखी है। आदि कार्यों में बस्ती ने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर रखी है। ये बस्ती फिल्मों के कलाकारों का बड़ा केंद्र भी है। ये बस्ती फिल्मों के कलाकारों का भी बड़ा केंद्र है, और यहाँ 85% लोग स्वयं का रोजगार करते हैं। यहाँ 85% लोग स्वयं का रोजगार करते हैं। फिर अगला बिंदु है, 8वां बिंदु है व्यापार। धारावी गंदी बस्ती के व्यापार के बारे में बताइए। तो आप व्यापार के बारे में बताएंगे कि यहाँ बनी हुई वस्तुएं, व्यापार के बारे में बताएंगे यहाँ बनी हुई वस्तुएं मुंबई के अतिरिक्त, यहाँ इस बस्ती में जो भी वस्तुएं बनती है वो मुंबई के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में, देश के अन्य भागों के साथ साथ अरब देशों में, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, कई देश है अरब देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोपीय देशों में निर्यात कर दी जाती है। इस कच्ची वस्तु में बनने वाली बहुत सारी वस्तुएं मुंबई में तो साथ साथ बिकती है, साथ साथ जो अरब देश है और बहुत सारे देश हैं उन देशों में भी निर्यात कर दी जाती है, दूसरे देशों में बाहर भेज दी जाती है। एक अध्ययन के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में यहाँ 650 मिलियन, एक वर्ष में यहाँ 650 मिलियन 650 मिलियन डॉलर का व्यवसाय होता है। और फिर अगला बिंदु है, ये तो हो गया यहाँ का व्यापार, किस बस्ती में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपना व्यापार करते हैं। और इस बस्ती को लेकर अगला बिंदु है जनजीवन। अगला टॉपिक है धारावी कच्ची बस्ती या धारावी गंदी बस्ती का जनजीवन, यहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा है। तो आप जनजीवन के बारे में ध्यान से सुनो, इस बस्ती का जनजीवन कैसा है। प्रदूषित पर्यावरण, यहाँ का पर्यावरण आप लोगों ने देखा बहुत ज्यादा प्रदूषित है। प्रदूषित पर्यावरण है, मूलभूत सुविधाओं के अभाव, यहाँ मूलभूत सुविधाएं आपने पढ़ी इस बस्ती में कि 1500 लोगों के लिए एक शौचालय बना हुआ है। तो बस्ती की मूलभूत सुविधाओं के बारे में आप पहले ही अवगत हो गए, तो यहाँ का जनजीवन कैसा हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हो इस यहाँ के जनजीवन के बारे में, लोग अपना कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे होंगे। तो यहाँ के देखो
जनजीवन के बारे में। प्रदूषित पर्यावरण एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में, प्रदूषित पर्यावरण एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में डॉक्टरों के पास प्रतिदिन गलघोटू और टाइफाइड से ग्रसित 4000 बच्चे उपचार के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस बस्ती से 4000 बच्चे डॉक्टरों के पास प्रतिदिन उपचार के लिए आते हैं, गलघोटू और टाइफाइड से ग्रसित। धारावी बस्ती में डेंगू, हैजा और पीलिया के रोगी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इस बस्ती में डेंगू और टाइफाइड, हैजा, पीलिया, इन बीमारियों के जो रोगी है आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जमीन का मालिकाना, जहां धारावी गंदी बस्ती बसी हुई है, वहां जमीन जो है उसका कोई मालिकाना हक नहीं है कि जमीन किसकी है। तो जमीन का मालिकाना हक नहीं होने की वजह से धारावी कच्ची बस्ती आज भी कानूनन रूप से अवैध है। धारावी कच्ची बस्ती कानूनन रूप से आज भी अवैध है, सरकार से मान्यता नहीं है उस बस्ती को, तो इसको अवैध कच्ची बस्ती मानी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, ये तो धारावी बस्ती के जितने सारे बिंदु थे, एक बिंदु सारा पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे धारावी बस्ती की भावी योजनाएं। धारावी बस्ती की भावी योजनाएं, धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजनाएं क्या है, इन फ्यूचर भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं। धारावी बस्ती की भावी योजनाएं के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जब ये बस्ती की इतनी सारी समस्याएं, बातें आप लोगों ने पढ़ी, तो इसकी भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है। तो ध्यान से सुनो कि भावी योजनाएं क्या है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। मुंबई के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री मुकेश मेहता 2 बिलियन डॉलर की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण की योजना बनाकर बहुमंजिला भवन बनाकर नए सिरे से यहाँ के निवासियों को बसाना चाहते हैं कि ये बस्ती मुंबई के केंद्र भाग में स्थित होने से भूमि की कीमतें इतनी अधिक है कि पुनर्निर्माण की योजना में बेईमानी अधिक लगती है। श्री मुकेश मेहता के द्वारा सन 2000 तक यहाँ बसे हुए लोगों को नए सिरे से बसाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है इसी बस्ती को लेकर कि महाराष्ट्र सरकार इस बस्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या योजना है। इससे पहले आप लोगों ने मुकेश मेहता के बारे में पढ़े, मुकेश मेहता के विचार सुने आप लोगों ने। इस बस्ती को लेकर मुकेश मेहता के विचार प्रकट कीजिए, इस बस्ती के संदर्भ में मुकेश मेहता के विचार प्रकट कीजिए। वैसे आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारावी कच्ची बस्ती को लेकर महाराष्ट्र सरकार के विचार प्रकट कीजिए, या इस बस्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या भावी योजनाएं हैं। पहले आप लोगों ने पढ़े कि श्री मुकेश मेहता इस बस्ती के लिए क्या चाहते हैं या उनकी क्या योजना है। अब आप पढ़ेंगे कि धारावी कच्ची बस्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या योजना है। तो ध्यान से सुनो, तब उसके उत्तर में आप क्या बताएंगे कि महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनः स्थापित करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनः स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण के साथ स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु एवं शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इस बस्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है
कि महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनः स्थापित करना चाहती है, जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण के साथ स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु एवं शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और व्यक्तियों को गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियों से बचाकर भावी पीढ़ी को उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ये विचार है महाराष्ट्र सरकार के। ये इस बस्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार चाहती है। तो आप बताएंगे कि इस बस्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या योजना है या महाराष्ट्र सरकार के विचार बताइए। तो आप ये बताएंगे महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनः स्थापित करना चाहती है, नए सिरे से बसाना चाहती है, जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु एवं शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके और व्यक्तियों को गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियों से बचाकर भावी पीढ़ी को उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ये विचार है महाराष्ट्र सरकार के। तो इसी पार्ट में अन्य महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। खादर, कई प्रकार की परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। खादर किसे कहते हैं? तो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से नीचा क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है तथा नई मृदा का जमाव होता रहता है, इसे खादर कहते हैं। ध्यान से सुनो, खादर किसे कहते हैं? अपने समीपवर्ती क्षेत्र से नीचा क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है, तथा नई मृदा का जमाव होता रहता है, इसे खादर कहते हैं। और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है उस स्थान को बांगर कहते हैं। खादर और बांगर कक्षा 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। तो जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा जब पहुंचता है उसको खादर, और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, पुरानी मिट्टियों का जमाव होता है, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, उसे बांगर। ये तो है खादर, दूसरा वाला है बांगर। अगली जो शब्दावली है वो है भांबर क्षेत्र। भांबर क्षेत्र, ध्यान से सुनो, भांबर क्षेत्र क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के कम होने के कारण पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े एकत्रित हो जाते हैं और इन शिलाखंडों के मध्य से नदियां बहने के दौरान कुछ समय के लिए आंतरिक हो जाती है। ऐसे क्षेत्र को भांबर कहते हैं। भांबर क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें ढाल के कम होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होने के साथ साथ वहां नीचे पत्थरों का जमाव होता रहता है, और पत्थरों का जमाव होने के कारण नदियों का जब पानी आता है तो कुछ समय के लिए नदियां पत्थरों के नीचे से पानी निकलता है, तो वो पानी कुछ समय के लिए नदियां आंतरिक हो जाती है, कुछ समय के लिए नदियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि नदियों का जो जल पत्थरों के नीचे से निकलता रहता है, आगे जाके फिर वापस बाहर निकल जाता है, ऐसे क्षेत्रों क्या कहते हैं? भांबर कहते हैं, भांबर क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों क्या कहते हैं? भांबर क्षेत्र कहते हैं। अगला डेफिनेशन है मरुस्थल। तो बताएंगे ऐसा वीरान क्षेत्र जहां नमी के अभाव में वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है। ऐसा वीरान क्षेत्र जहां नमी के अभाव में वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है, इसे मरुस्थल कहते हैं। ऐसा वीरान क्षेत्र जहां नमी के अभाव में वनस्पतियों का विकास नहीं होता है, इसे मरुस्थल कहते हैं। ये मरुस्थल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में दे रखा है बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं? कई बार बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ किसे कहते हैं? किसी शुष्क भूमि पर आकस्मिक रूप से अत्यधिक जलराशि के पहुंचने से उत्पन्न द्रातलीय जल प्रवाह, जिसमें बड़ा भूभाग जल से ढक जाता है, इसे बाढ़ कहते हैं। उसके बाद में दे रखा है बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं? कई बार बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ किसे कहते हैं? किसी शुष्क भूमि पर आकस्मिक रूप से अत्यधिक जलराशि के पहुंचने से उत्पन्न द्रातलीय जल प्रवाह, जिसमें बड़ा भूभाग जल से ढक जाता है, इसे बाढ़ कहते हैं।
किसी शुष्क भूमि पर आकस्मिक या अचानक रूप से अत्यधिक जलराशि के पहुंचने से उत्पन्न धरातलीय जल प्रवाह, जिससे बड़ा भूभाग जल से ढक जाता है, इसे बाढ़ कहते हैं। ये बाढ़ की डेफिनेशन हो गई। फिर है पंपास। पंपास क्या होते हैं? पंपास के बारे में सुनो। दक्षिणी अमेरिका के घास का क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में जो घास का क्षेत्र या जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। दूसरा शब्द है फिर इसके बाद में डाउन्स। डाउन्स क्या होते हैं? डाउन्स किसे कहते हैं? तो बताएंगे दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र जहां छोटी मध्यम घास उगती है, जिसे डाउन्स कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास का मैदान, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी अमेरिका में जो घास के मैदान उन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में पाए जाने वाले घास के मैदान उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अपने आप याद रखेंगे पंपास क्या होता है, डाउन्स क्या होते हैं। ये सब सारे शब्द इसी पार्ट में आए हुए हैं सर। आगे वेल्डस। वेल्डस क्या होते हैं? वेल्डस क्या होते हैं? तो आप वेल्डस के बारे में बताएंगे। अफ्रीका में मिलने वाले घास के मैदान, अफ्रीका में मिलने वाले घास के मैदानों को वेल्डस कहते हैं। अफ्रीका में मिलने वाले घास के मैदानों को वेल्डस कहते हैं। उसके बाद में आपसे अगला जो शब्दावली है वो है स्टेपी। स्टेपी किसे कहते हैं? स्टेपी किसे कहते हैं? स्टेपी के बारे में आपसे पूछ रहा है। एशिया व यूरोप में मिलने वाले घास के मैदानों को, एशिया व यूरोप में मिलने वाले घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे जो शब्द हैं, पंपास, वेल्डस, डाउन्स, स्टेपी, ये सारी शब्दावली इसी पार्ट में है। इसके बाद में फिर आपसे पूछा जा सकता है नदी विसर्ग। नदी विसर्ग, नदी विसर्ग। नदी विसर्ग क्या होते हैं? तो इसके बारे में आप बताएंगे। बाढ़ के मैदानों में नदी का टेढ़ा मेढ़ा रूप, बाढ़ के मैदानों में नदी का टेढ़ा मेढ़ा रूप नदी विसर्ग कहलाता है। बाढ़ के मैदानों में नदी का टेढ़ा मेढ़ा रूप नदी विसर्ग कहलाता है। फिर अगली जो शब्दावली है वो है झील। अगली शब्दावली वो है झील। तो झील के बारे में आप बताएंगे। स्थलीय भाग पर फैला विस्तृत या बड़ा गर्त, स्थलीय भाग पर फैला हुआ बड़ा गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा, बड़ा गर्त जिसमें जल भरा होता है, इसे झील कहते हैं। स्थलीय भाग पर फैला विस्तृत या बड़ा गर्त या गड्ढा जिसमें जल भरा होता है, इसे झील कहते हैं। फिर अगली शब्दावली है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी में आप बताएंगे डेस्क की बेरोजगारी किसे कहते हैं? कार्यों को करने की योग्यता रखने के, कार्यों को करने की योग्यता रखने के बाद भी, कार्य को करने की योग्यता रखने के बाद भी व्यक्ति का कार्य रहित होना, कार्य की योग्यता रखने के बाद भी व्यक्ति का कार्य रहित होना बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी कहलाती है। फिर हम मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी, मौसम विशेष में लोगों के बेरोजगार होने की प्रक्रिया को, मौसम विशेष में लोगों के बेरोजगार होने की प्रक्रिया को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फिर गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी वंचित रहने की अवस्था है, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा नहीं कर पाने की अक्षमता को गरीबी कहते हैं। जिसमें व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान, अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता है, उसे अपन गरीबी कहते हैं।
गंदी बस्ती किसे कहते हैं? किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित, किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित सुविधाओं का निम्न स्तर वाला क्षेत्र, किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित सुविधाओं के निम्न स्तर वाला क्षेत्र गंदी बस्ती कहलाता है। फिर जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी वर्ष में किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी वर्ष में किसी प्रदेश में, किसी वर्ष में किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ है, इसलिए दे रखा है। अगली क्लास में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।